Hello everyone, welcome to Explainer series. Today we are discuss regarding contemporary issues, and this is Wills IAS Academy one-stop solution for UPSC CSE preparation, 30 plus courses in bilingual manner. We have also some special courses, and these are school integrated program. First one essential and second one आधार. इस प्रोग्राम की जो डिजाइन की गई है, they are very useful for all age of group, and they also try to any competitive examinations. They try to make our base. They try to focus our studying and everything. So जो आपकी pace है, जो आपकी डीपनेस है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी जो समझ आएगी वो आपको रियलिस्टिक हो जाएगी। ये जो प्रोग्राम है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक तरीके से बेस्ट वन है, और ये इसमें सारे मॉडल अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड है, लाइव है, इंडिविजुअल है और स्कूल के साथ, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और काफी डिमांडिंग है, लोगों को समझिए अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी की डिमांड है, जो एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की जो डिमांड है वो पूरी तरीके से फुलफिल करता है। तो दिस इज एक्सप्लेनर सीरीज एंड वी आर डिस्कस न्यू वार्निंग। व्हाट इज द वार्निंग? अभी क्या हुआ है कि यूरोपीय यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को एक थ्रेट दिया और कहा कि यूरोपीय यूनियन को इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनको बैन कर देना चाहिए। रीजन बीइंग वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया जो रसिया से क्रूड ऑयल ले रहा है और जिसको रिफाइन करके वो सबसे बड़ा सप्लायर बना पड़ा है यूरोपीय यूनियन का, उसे वो रोक दे। देखिए, जो बिजनेस है या जो पॉलिटिक्स होती है ये केवल कंटेम्परेरी होती है। इट मीन्स इसमें कुछ राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, और इसमें केवल और केवल नेशन डिमांड और नेशन की जो इंटरेस्ट है वो मायने रखता है। इसके पहले के दौर में जब यूरोपीय यूनियन अपने अकॉर्डिंग लॉ को यूज कर रहे थे तो उन्हें दिक्कत नहीं थी। आज इंडिया जब पावरफुल हुआ, जब इकोनॉमिक लेवल पे वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, एक पावरफुल कंट्री की तरफ उभर रहा है एशिया के अंदर, एक वर्ल्ड ऑर्डर में इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है, तो ये छोटे छोटे जो जलने वाले जिसे थॉट है वो इस तरीके की चीजें आती रहती है। खैर, ये लार्ज लेवल पे इसको देखेंगे, समझेंगे क्या क्या इसका इम्पैक्ट है, क्यों इस तरीके से बातें आ रही हैं, क्या कर सकते हैं ये लोग, अगर ये करेंगे तो इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इंडिया की इस समय की सिचुएशन क्या है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन को, और इंडिया क्या स्टैंड ले सकता है, ये सारी चीजें आगे आएंगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ऐसी सिचुएशंस बनी ही क्यों ये सीन बना हुआ है कि यूरोपीय यूनियन इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है। देखिए, अभी मेजर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, इस वॉर के में यूक्रेन जो है वो काफी बेहतर तरीके से फ्रंट फुट पे आके और अब जो है वॉर को वो टैकल कर रहा है। अब कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के अंदर ये मन में ये आ गया कि हम फिर से यूक्रेन को इतना एस्टेब्लिश कर देंगे कि वो रसिया के ऊपर ना अटैक कर पाए, लेकिन वो अपने टेरिटरी को फिर से ऑक्यूपाई कर पाए। मीनवाइल जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी तरीके से रसिया की जो डोमिनेंस है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। इस वजह से ये चीजें शुरू किए हुए हैं, और इनका सेकंड फेज अब इनकी नजर पड़ी G7 पे, फिर इसको लेके इन्होंने काम किया और यूक्रेन की एयरफोर्स को ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ये कहा कि फिर से हम जो यूक्रेन की एयरफोर्स है उसको हम फिर से रीएस्टेब्लिश कर देंगे, फिर उसी मोड में लेके आएंगे। हुआ ये कि इन्होंने छोटे छोटे 2-3 टारगेट हिट कर लिए, और इस वजह से इनको ये लग रहा है कि इनकी चीजें बेहतर है। लेकिन क्या रियल में ये सीन है? इसी को देखते हुए अभी जो यूरोपीय यूनियन के 9 कंट्रीज है, साथ में यूएस ने ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स लॉन्च किया। देखिए, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का जो मोटिव है वो ये है कि जो टेरिटरी ऑक्युपाई की गई हैं उनको सही करना, जो यूक्रेन की आर्मी है इसको रिस्टेब्लिश करना, इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, इनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें। तो इनका जो टारगेट है वो ये है कि किसी तरीके से रसिया की जो डोमिनेशन है इसको हम मिनिमाइज कर पाए, और इसको देखते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। ये इनकी चीजें हैं। अब देखिए, G7 सेकंड जब इनको एक जगह दिख गया कि भाई यहाँ से चीजें ठीक हो रही हैं, अब ये G7 पे आते हैं। G7 में क्या चाहते हैं? G7 में चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा कि जापान को बोला, और जापान के ऊपर भी ये काफी हद तक प्रेशर बना रहे हैं चीजों को कि जो जापान और रसिया के बीच में रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जाए। इस तरीके से ये अपने आप एक स्टेप अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं।
अब क्या यूरोपीय यूनियन रियल में इंडिया के प्रोडक्ट को बैन कर सकता है? सवाल ये है और यहीं से इसकी शुरुआत भी हुई थी। देखिए, इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब है और हमारे एस जयशंकर साहब ने ऑलरेडी इसका रिप्लाई कर दिया कि अगर ऐसा यूरोपीय यूनियन सोच रहा है तो ये जो सोच है वो अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। रीजन ये है कि यूरोपीय यूनियन को यूरोपीय यूनियन जो बात कह रहा है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ है ही नहीं, क्योंकि हम रसिया से जो क्रूड ऑयल ले रहे हैं वो उस क्रूड ऑयल को हम डायरेक्ट नहीं सेल करते, हम क्या करते हैं कि उसको रिफाइंड करते हैं। इंडियन रिफाइनरी में वो क्रूड ऑयल जाता है और उसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट जो है इसके बन जाते हैं। तो ये नया प्रोडक्ट बन गया। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अगर आप एग्जांपल लें तो आप क्या करते हैं कि आप रॉ ग्रेन्स का यूज करके और नया प्रोडक्ट लेके चले आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रॉ प्रोडक्ट है वही एज इट इज रहेगा। यही बात है, यही बात सेम एस जयशंकर ने कही कि ये तो पहली बात हमारे ऊपर लागू ही नहीं होती कि आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास हमने सेम चीजों को प्रोसेस करा, हमने वो चीज तो करी नहीं, हमने तो यह न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। और सेकंड थिंग, जो यूरोपीय यूनियन का लॉ है और जो काउंसिल रेगुलेशन 833 का हवाला देते हुए एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये इस बात के लिए अलाउ करता है कि इंडिया इस तरीके के वर्क कर सकता है, न्यू प्रोडक्ट को सेल कर सकता है यूरोपीय यूनियन के अंडर में। तो ये अपने लॉ को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। करेंगे तो इसकी लीगल प्रोसीजर्स और भी हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, ऐसे तमाम जो इवेंट हैं वो जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब खालिस्तान इशू आया था तो किस तरीके से ब्रिटेन एम्बेसी के साथ इंडिया ने बिहेव किया था और उसके बाद चीजें रिस्टोर हो गई थी। तो ये चीजें चलती रहती है, डिप्लोमेटिक पार्ट है। यहाँ जो कंसर्न था वो ऑलरेडी इंडिया का स्टेट फॉरवर्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जा चुका है यूरोपीय यूनियन को। हमारे मेंस के भी कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जो क्रैश कोर्स होंगे, आफ्टर पीटी स्टार्ट होंगे। और इसके बाद हमारे और जो कोर्सेज हैं, जो यूपीएससी से रिलेटेड जो कोर्स हैं, फाउंडेशन कोर्सेज, वो भी लॉन्च हो रहे हैं। उसकी भी डेट आ गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो प्लीज आप उसको इनरोल कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। आपके प्यारे शहर में, आपके स्टेट में यूपीएससी का ये बेहतर मौका है। अभी देखिए रिजल्ट आया, कई लोग जो टॉपर्स हैं उनका ये सपना है। आपके पास ये शुरुआत करने का बहुत अच्छा मौका है और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करिए, अपनी एजुकेशन को मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच। God bless you all.